बच्चों, आज का हमारा 11वीं क्लास का पहला वीडियो है। हम इस वीडियो से 11वीं क्लास के सिलेबस की शुरुआत करते हैं और आपको पहले शुरुआत में बेसिक जानकारी देते हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज वीडियोस बना करके सेंड करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान में जैसा कि आपने 10th में पढ़ा है, प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित जो अध्ययन हम करते हैं उसको विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान की एक ब्रांच होती है फिजिक्स। फिजिक्स की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो फिजिक्स की डेफिनेशन में भी यही चीज आता है कि जो भी प्रकृति में हो रहा है, जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, उन घटनाओं के पीछे रीजन क्या है, उसकी जो स्टडी है वो फिजिक्स है। लेकिन आजकल के हिसाब से अगर बात की जाए तो फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा इस तरह दी जाती है, क्योंकि जो यूनिवर्स होता है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। मैटर से मतलब आप मास कह सकते हो और दूसरा एनर्जी। आइंस्टीन ने जब से E=mc² समीकरण दिया तो ये क्लियर हो गया था कि एनर्जी और मास आपस में कहीं ना कहीं लिंक हैं, वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। उसके बाद जो फिजिक्स की डेफिनेशन दी गई और उसी डेफिनेशन को व्यापक परिभाषा आप उसकी कह सकते हो, जिसमें एनर्जी और द्रव्यमान से संबंधित या फिर उनके आपस के म्यूचुअल इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाए, उस ब्रांच को फिजिक्स कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 11th-12th में आप फिजिक्स के कौन कौन से पोर्शंस को पढ़ोगे। देखिए, पूरी फिजिक्स को आप 7 पार्टों में पढ़ेंगे। पहला मैकेनिक्स, यांत्रिकी। दूसरा थर्मल फिजिक्स या थर्मोडायनामिक्स। तीसरा वेव्स एंड ऑसिलेशंस। या इसको साउंड भी कह सकते हो आप। चौथा ऑप्टिक्स। पांचवा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। छठवां मैग्नेटिज्म। इनको आप एक मिलाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे मॉडर्न फिजिक्स। और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरह से इसको अगर एक मान लिया जाए तो ये आपके से 7 टॉपिक हैं जो आपको कुल मिलाकर के 11th-12th में भी पढ़ने हैं और आगे की क्लासेस में भी इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है। अब अगर 11th की बात की जाए तो 11th में हम इन 3 चीजों को पढ़ेंगे, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशंस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले वीडियो में मैकेनिक्स की। और मैकेनिक्स में पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। वैसे देखिए, एग्जाम के हिसाब से इस चैप्टर से बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी चूंकि बेसिक चीजें हैं, पहला चैप्टर है, तो हमें इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, प्रकृति के मूल बल। प्रकृति के जो मूल बल होते हैं ये 4 होते हैं। सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स,
तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रकृति में जो बल हैं वो ये चार फोर्स हैं, ये चार बल हैं। इन चारों बलों को आप 11th और 12th दोनों क्लासों में मिलाकर के पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात अगर हम करें तो ये आपका 11th में ही आपको पढ़ा दिया जाएगा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 12th के फर्स्ट चैप्टर में, और स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होंगे ये आप न्यूक्लियर फिजिक्स में आप इसको पढ़ोगे, एटम और न्यूक्लियाई वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें चल करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चारों को, क्योंकि भले हम आगे चल के पढ़ेंगे लेकिन हमें इन चारों के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। गुरुत्वाकर्षण बल की। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू निकाली जाती है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से निकाली जाती है, और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, अगर कोई दो मटेरियल बॉडी हैं, मान लीजिए ये कोई दो बॉडी हैं मटेरियल बॉडी जिनके मास दे रखे हमें m1 m2 और उनके सेंटरों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है और वो भी कैसा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये केवल आकर्षण प्रकृति का फोर्स होता है। तो जो फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो F इज प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है एक कांस्टेंट आता है, तो F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला निकल करके आ गया जिस फॉर्मूले की हेल्प से आप किन्हीं भी दो बॉडी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल को कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहां बात बॉडी की आती है तो ये मैं क्लियर कर दूं, वो बॉडी जितनी छोटी पॉसिबल हो सकती है उतनी छोटी हो, या फिर जितनी बड़ी हो सकती है उतनी बड़ी हो। जैसे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में बल, अब आप जानते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, उनके बीच में भी आप गुरुत्वाकर्षण बल को कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर दो ऐसी बड़ी बॉडी जैसे अर्थ और सन के बीच में लगने वाला बल, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम इस फोर्स की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे g की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो g की जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11। अगर इसकी यूनिट की बात की जाएगी तो ये हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और आप g की वैल्यू पुट करके, m1 m2 की वैल्यू पुट करके, r की वैल्यू पुट करके इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। समझने के लिए एक हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए क्लास में दो बच्चे बैठे हैं और दोनों जो बच्चे हैं, दोनों जो स्टूडेंट हैं, उनके मास मान लीजिए 50-50 केजी के हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो हम क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में तुरंत भाई ये आएगा ना कि सर हमारे बीच में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, भाई हम लोग भी तो बैठे हैं यहाँ पर, अगर कोई फोर्स लग रहा होता तो हमें महसूस होता, तो क्यों ना फिर उस फोर्स को कैलकुलेट करके देख लिया जाए। तो चलिए स्टूडेंटों के बीच में ही फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए दो स्टूडेंट बैठे हैं, उनकी मास जो 50-50 केजी है और 1 मीटर की डिस्टेंस पे बैठे हैं। तो फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। F इज इक्वल टू g का मतलब 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11, m1 m2 50 मल्टीप्लाई बाई 50 अपॉन r स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 25 हो जाएगा आपका 6.67 इंटू 25 मल्टीप्लाई बाई 2 जीरो से ये 10 की पावर माइनस के 9, इतना न्यूटन आ जाएगा। और भी मान लीजिए आप इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 4 से ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। चलो 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का डिवाइड करते हैं, 4 4 4 चौक 16 1.4 इंटू 10 की पावर
माइनस के 7 न्यूटन के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इस तरह से। तो कुल मिलाकर के क्या देख रहे हैं कि जो फोर्स की वैल्यू आई है F इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, अगर आप बैठे हुए क्लास के अंदर तो डेफिनेटली आप किसी भी बल का अनुभव नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही है ना वो 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन के ऑर्डर में निकल करके आ रही है। इसका मतलब ये इतना छोटा फोर्स है कि इसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, इसको हम महसूस नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये छोटा है या बड़ा? तो फिर हमें थोड़ा सा लौटना पड़ेगा 1 न्यूटन पर। क्योंकि देखिए जब भी हम कोई भी यूनिट की बात करते हैं तो हमें उस यूनिट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये होता कितना है। जैसे 1 किलोग्राम, तुरंत आपके माइंड में एक इमेज बनती है कि 1 किलोग्राम तो इतना है। कल हम मार्केट गए तो 1 किलो टमाटर लेकर के आए तो कितना होता है, वो एक इमेज है हमारे माइंड में। 1 सेकेंड टाइम कितना होता है, ये एक माइंड में इमेज है। तो ऐसे ही पहले इसको समझने के लिए पहले हमारे माइंड में इमेज होनी चाहिए कि 1 न्यूटन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 न्यूटन के बारे में, एक आइडिया हमें लग जाए जिससे कि हम ये समझ सकें कि भाई ये फोर्स कितना है। अब 1 न्यूटन के लिए देखिए जो गुरुत्वीय बल होता है F इक्वल टू mg, जहां g की वैल्यू को कैलकुलेशन को सही मानने के लिए मान लो मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर लेता हूं और मैं चाहता हूं कि F की वैल्यू 1 आ जाए। अब F की वैल्यू को 1 लाने के लिए g की जगह पर 10 लगा हुआ है तो m की जगह पर मैंने लगा दिया 1/10 और 10 से 10 कट जाएगा तो ये आ गया 1 न्यूटन। अब 1/10 यानी मास जो लिया हमने 1/10 केजी लिया। केजी को अगर आप ग्राम में चेंज करना चाहते हो तो चलो ये हो जाएगा 1000/10 ग्राम यानी 100 ग्राम। अब ये आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि अगर 100 ग्राम की कोई चीज हम अपने हाथ पे रखें या हाथ में लें तो उस पर जो नीचे की तरफ बल लग रहा है वो बल 1 न्यूटन है। उस बल को आप 1 न्यूटन कह सकते हो क्योंकि यहां पर सॉल्व होकर के जो फोर्स की वैल्यू आई है वो 1 न्यूटन आई है। अगर आप ये कहते हैं कि हम तो 1 केजी की चीज को हाथ में लेकर के चल रहे हैं, तो अगर 1 केजी को आप हाथ में लेकर के चलोगे तो आप यहां से फिर उसको कैलकुलेट कर सकते हो। 1 केजी तो 1 × 10 भाई F इक्वल टू 1 × 10 तो फिर वो 10 न्यूटन हो जाएगा। तो अब एक छोटा सा एक आइडिया हमें लग गया भाई 1 न्यूटन होता कितना है। अगर 100 ग्राम को ले रहे हैं तो 1 न्यूटन है। मान लो 1 ग्राम को ले तो भाई 100 की जगह 1 ग्राम अगर लेंगे तो ये 100 हट जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा इसकी जगह पे। और जब आप उसकी जगह 1 रखोगे तो फिर आप देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी तो 10 की पावर माइनस की 2 हो जाएगी। 10 ये सॉल्व होकर के 10 की पावर माइनस का 2 न्यूटन हो जाएगा। अब 1 ग्राम कोई चीज मैं आपके हाथ पर रख दूं तो आपको लगेगा नहीं कि कुछ रखा है, ऐसे लगेगा कुछ भी नहीं है। दिख रहा है, हाँ दिख करके तो पता चल रहा है कि है, लेकिन ऐसे महसूस नहीं होगा कि कुछ है। इसका मतलब जब आप 10 की पावर माइनस के 2 न्यूटन को ये नहीं पता लगा पा रहे हो कि फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो फिर आप 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन को कैसे एक्सपीरियंस कर पाओगे, कैसे महसूस कर पाओगे कि इतना फोर्स आपके बीच में लग रहा है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर बल है। तो हम फिलहाल इस फॉर्मूले से ये समझ गए कि भाई दो बॉडी के बीच में, चाहे वो बॉडी कितनी भी छोटी हो या फिर कितनी भी बड़ी हो, क्लास में रखी हुई 2 कुर्सी, मेज, 2 व्यक्ति, 2 टीचर, किसी के भी बीच में आप ग्रेविटेशनल फोर्स को इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद बात आती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इसके कुछ गुणों की बात करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए, इसके गुणों की बात की जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको देखिए, प्रॉपर्टीज का मतलब ये है, ये बेसिक चीजें हैं। जब आप फोर्सेस पढ़ रहे हो, चारों तरह के फोर्स को पढ़ रहे हो, तो आपको उनके बारे में जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो बेसिक उनके गुण हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि ये केवल
अट्रैक्टिव नेचर का होता है। यानी ये आकर्षण प्रकृति का होता है, ये प्रतिकर्षित नहीं होता। दो बॉडी जिनके अंदर मास है और मास की वजह से फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स केवल आकर्षण का होगा, प्रतिकर्षण का नहीं होगा। उसका नेचर केवल अट्रैक्टिव नेचर होगा। सेकंड पॉइंट, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। प्रकृति में सबसे कमजोर बल होता है ये वीकेस्ट फोर्स, नेचर का सबसे कमजोर बल है। थर्ड पॉइंट, इनवर्स स्फीयर फोर्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिए। इनवर्स स्फीयर, व्युत्क्रम वर्ग फोर्स, व्युत्क्रम वर्ग बल, या कभी कभी ऐसे आ जाता है कि ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तो व्युत्क्रम वर्ग नियम या व्युत्क्रम वर्ग फोर्स, इसका क्या मतलब है? देखिए, जब फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, यानी F इज प्रोपोर्शनल 1/r²। देखिए, कोई भी फोर्स हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो डिस्टेंस के इस तरह से, इस फॉर्मूले के हिसाब से डिपेंड कर रहा है, तो आप उसको कह सकते हो इनवर्स स्फीयर फोर्स है। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, F = G m1 m2/r²। तो कुल मिला के आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां से कि F इज प्रोपोर्शनल 1/r²। दैट इज, ये इनवर्स स्फीयर फोर्स है, ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल फोर्स। देखिए, ये पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीय बल। केंद्रीय बल, इसका क्या मतलब है? जब भी कोई दो बॉडी के बीच में फोर्स, मान लीजिए एक बॉडी ये है जिसका मास m1 था, दूसरी बॉडी ये थी जिसका मास m2 था, और ये इनको मिलाने वाली लाइन, अगर कभी भी जो दो बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन उनको मिलाने वाली लाइन पर है, मान लो ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये वाली बॉडी इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है, अगर फोर्स की डायरेक्शन उन दोनों बॉडी को मिलाने वाली लाइन पर होती है तो उसको कहते हैं सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। और यहां एक चीज और आप ध्यान रख सकते हो, जो बल केंद्रीय बल होंगे वो नेचर में कंजर्वेटिव भी होते हैं। इस कंजर्वेटिव वर्ड को हम आगे चल के और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ सकते हो कि सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स, इस वर्ड को जैसे सेंट्रल फोर्स समझा आपने, ऐसे इस म्यूचुअल फोर्स को भी समझिए, क्योंकि यही सारे पॉइंट कहीं ना कहीं आपके जो सेकंड वाला फोर्स है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसमें भी आने वाले हैं। इसलिए हम इनको सही ध्यान से समझे। तो म्यूचुअल फोर्स क्या होता है? म्यूचुअल फोर्स को आप इसी फिगर से समझने की कोशिश करिए। म्यूचुअल फोर्स का मतलब यह है कि भाई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, तो दूसरी बॉडी भी पहली वाली बॉडी पर उतना ही फोर्स लगा रही है। तो इस तरह के फोर्सेस को कहते हैं म्यूचुअल फोर्स। सपोज करिए ये एक मार्कर है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो नीचे गिरेगा। क्यों गिर रहा है? क्योंकि पृथ्वी इस पर एक फोर्स लगा रही है, पृथ्वी इस पर गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल लगा रही है। मान लीजिए पृथ्वी इस पर कुछ बल लगा रही है, तो ये भी पृथ्वी पर उतना ही बल ऊपर की तरफ लगा रहा है। यानी म्यूचुअल फोर्स में जैसे हम बात करेंगे चंद्रमा और पृथ्वी, तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जो कि अट्रैक्टिव नेचर का है, और पृथ्वी जो फोर्स चंद्रमा पर लगा रही है उतना ही फोर्स चंद्रमा पृथ्वी पर लगा रहा है। अगर कभी ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाए कि दो बॉडी है सर, उसमें से एक नाम दे दो, चलो नाम दे देते हैं उनका, ए और बी दो बॉडी है, और ए जो बॉडी है वो बी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाती है, तो बताइए बी जो बॉडी होगी वो ए पर कितना फोर्स लगाएगी? तो डेफिनेटली वो भी उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। इसका मतलब जो फोर्स होते हैं वो दोनों बॉडी एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट, और उन फोर्सों को कहते हैं म्यूचुअल फोर्स, अन्योन्य क्रिया बल।
अन्योन्य क्रिया बल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो फोर्स है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। यानी लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब ये बहुत अधिक दूरी तक काम करता है। जैसे आपको पता है किस किस के बीच में लग रहा है, अर्थ के और सन के बीच में, तो उनके बीच की दूरी तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इसका जो परास होता है वो बहुत अधिक दूरी तक काम करता है। इसको कहते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चारों तरह के जो फोर्स हैं, इन फोर्सों का जो कॉज होता है, यहां थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होता है कभी कभी, क्योंकि बाद में चल के जो फोर्सेज पढ़े गए तो उनमें कुछ इस तरह के पार्टिकल्स के नाम आए कि इन फोर्सों का जो कॉज है वो उस पार्टिकल का एक्सचेंज है, उस पार्टिकल के विनिमय के कारण ये बल जो होते हैं ये उत्पन्न होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो फोटोन नाम का जो पार्टिकल है उसके एक्सचेंज की वजह से, उसके विनिमय की वजह से उत्पन्न होता है। अब बात आती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में उस पार्टिकल का जो नाम दिया गया है उसको कहते हैं ग्रेविटोन। यानी ये जो पार्टिकल का नाम है, इसको ध्यान रखेंगे, ये जो पार्टिकल का नाम है ग्रेविटोन, तो ग्रेविटोन नाम का जो पार्टिकल है उसके एक्सचेंज की वजह से दो बॉडी के बीच में फोर्स लगता है। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण फोर्स। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं ये 5-7 पॉइंट थे जिनसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स को अच्छी तरह से समझ सकते हो।